बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवर्टाइजिंग की एक नई क्लास के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद एक मरतबा फिर आपके खिदमत में हाजिर खिदमत। आज की क्लास में हम दुनिया की टॉप 10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि दुनिया की टॉप के एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की क्या क्या खासियत हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं। दुनिया में ऐसे तो लाखों करोड़ों एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, मैं एग्जैक्टली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ करोड़ों, ज़ाहिर है इतनी हैं। इंडिया में ही लाखों एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ मौजूद हैं, पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में अच्छी छोटी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ मौजूद हैं। टॉप के एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की तादाद भी 100 के करीब है। तो आइए इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की बात करते हैं। कौन सी टॉप की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग को समझ लेते हैं। एडवर्टाइजिंग एक यूनिक मेथड है जिसका मेन मकसद प्रोडक्ट को और सर्विसेज को प्रमोट करना होता है, कंटेंट को डेवलप करना होता है। एडवर्टाइजिंग का मतलब अपना मैसेज, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड मैसेज अपने पोटेंशियल बायर्स तक, एक्सपेक्टेड कस्टमर्स तक, या जो हमारे मुतवक्का ख़रीदार हैं उन तक पहुंचाना होता है। और किसी भी इमेज, किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड का या सर्विस का पॉजिटिव इमेज मार्केट के अंदर, कस्टमर्स के अंदर बिल्ड करना होता है। और अपनी कंपनी, अपनी ब्रांड की प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दुनिया में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एक बहुत बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्री का से ताल्लुक़ रखती है। दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एडवर्टाइजिंग। दुनिया में जितनी भी बड़ी मजबूत मईशत हैं, चाहे वो अमेरिका की बात हो रही हो, चाहे वो यूके की बात हो रही हो, इंडिया की बात हो रही हो, या पाकिस्तान की बात हो रही हो, वहाँ इकनॉमी को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग का बहुत वाइटल रोल है। दुनिया में एडवर्टाइजिंग ने इन्वेस्टर्स के लिए नए से नए राह खोली है। दुनिया में एडवर्टाइजिंग उसी वक्त शुरू हो गई थी जब प्रिंट या रेडियो मार्ज़ वजूद में आए थे। ख़ास तौर पर प्रिंट की इब्तिदा से ही एडवर्टाइजिंग साथ साथ चली आ रही है। 1920 के दिहाई में या उस एरा में रेडियो ने एडवर्टाइजिंग को एक नई जहत दी और इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग की, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग की एक नई सूरत रेडियो की सूरत में हमारे सामने नज़र आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टेलीविज़न दुनिया का सबसे अफेक्टिव और पॉपुलर मैस कम्युनिकेशन मीडियम बन के उभरा और उस ज़माने में सही मायनों में एडवर्टाइजिंग ने तरक्की की। एडवर्टाइजिंग के अंदर क्रिएटिविटी का उनसर गालिब आया और एक नई शक्ल नज़र आती है हमें एडवर्टाइजिंग की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, टेलीविज़न की आमद के बाद। 1950 जिसे के एरा को या 1950 की दहाई को टेलीविज़न का गोल्डन एरा कहा जाता है। टेलीविज़न में केबल की आमद के बाद बड़े ड्यूरेशन के ऐड भी बनने लगे, जिसके एग्जाम्पल पाकिस्तान केबल पर चलने वाले ऐड हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 मिनट से भी ज़्यादा होती है। वरना टेलीविज़न में यूजुअली मैक्सिमम 30 सेकंड के से ज़्यादा के कमर्शियल नहीं चला करते थे। केबल के आमद के बाद इंटरनेट ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की एक नई सूरत को इंट्रोड्यूस किया। तो दुनिया में इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग या ग्लोबल एडवर्टाइजिंग में हर मीडियम का एक अपना रोल है, हर मीडियम अपना शेयर रखता है। आजकल डिजिटल का दौर है, आजकल इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो एडवर्टाइजिंग का एक बहुत बड़ा चंक डिजिटल मीडिया की तरफ चला गया है। लेकिन टेलीविज़न और प्रिंट एडवर्टाइजिंग की भी अहमियत अपनी जगह बरकरार है। अलबत्ता रेडियो एडवर्टाइजिंग किसी हद तक कम हो चुका है। दुनिया की टॉप 10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में डेफिनेटली सबसे पहला नाम ओगैल्वी एंड माथर का आता है। ये 1850 में एमेंट माथर ने कायम की दुनिया की
बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और इसको न्यूयॉर्क सिटी में 1948 में डेविड ओगैल्वी भी शामिल हुआ और आज ओगैल्वी एंड माथर दुनिया की टॉप 10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में बहुत अहमियत रखती है। अलबत्ता ये एजेंसी न्यूयॉर्क से शुरू हुई और फिर लंदन और फिर ख़ास तौर पर अमेरिका में ही अपना ऑपरेशन कर रही है। ये दुनिया की बेहतरीन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में से है। क्रिएटिव इंडस्ट्री में ओगैल्वी को हमेशा इज़्ज़त का मकाम हासिल रहा है। 1928 में यानी 1928 में ओगैल्वी माथर्स ने इंडिया में अपना काम शुरू किया। क्लासिक एडवर्टाइजिंग की जो शुरुआत है वो भी एक्चुअली ओगैल्वी एंड माथर के अंडर द अम्ब्रेला शुरू हुई है। इस एजेंसी को O&M भी कहा जाता है और इसका मार्केटिंग के अंदर एक बड़ा आला मकाम है। इसकी ख़ास बातें ओगैल्वी की अचीवमेंट्स के सामने इस एजेंसी ने गोली की मूली कैंपेन के अंदर मूली कैंपेन के अंदर बेस्ट अवार्ड हासिल किया, सिल्वर मेडल पब्लिक रिलेशन के अंदर हासिल किया, कैडबरी के क्राइसिस मैनेजमेंट में। देखिए इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं। इसके बड़े बड़े क्लाइंट्स इसके साथ हैं, जिसका सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने अमेज़ॉन। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अमेज़ॉन, आपको पता ही है, डिजिटल की। कोका कोला, IBM, अमेरिकन एक्सप्रेस, नोव। ये देखिए ये सामने टॉप की एजेंसी है और इसके पास टॉप के क्लाइंट मौजूद हैं। के सामने दुनिया की सेकंड बड़ी एजेंसी मुलिन लॉव, ठीक है जी, मुलिन लॉव अमेरिकन बेस्ड है। जिम मुलिन ने 1970 में इसको कायम किया, ठीक है जी। इसकी स्ट्रेंथन जिसको रेपुटेशन मिली वो मैंने जैसे आपको बताया, सोशल मीडिया ने एक नई ट्रेडिशन को जन्म दिया है, एक नई रिवायत को जन्म दिया है। देखिए इसकी मार्केटिंग में बहुत बड़ा नाम है। 1917 में क्रिएटिव एजेंसी के अवार्ड भी मिला इसको। नेटफ्लिक्स की कैंपेन इसने लॉन्च की है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी मुलिन एंड लॉव के मैकन वर्ल्ड ग्रुप तो दुनिया की तीसरी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसके 120 ममालिक में ऑफिसेज हैं और ये एक इंटर पब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम से भी पहचानी जाती है। के पास देखिए डिजिटल मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है, पब्लिक रिलेशन जिसे आप कह लीजिए। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रोफेशनल फ़िलासफ़ी पे ये लोग बिलीव करते हैं, पब्लिक रिलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एक कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, डिज़ाइन कंसल्टेंसी, बहुत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे फोकस रखते हैं, कल्चरल वैल्यूज़ को फोकस करके अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाते हैं मैकन वाले। ये दुनिया की तीसरी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और काफ़ी मशहूर ब्रांड्स भी इसके पास मौजूद हैं। पब्लिसिस्ट ग्रुप जिसे ग्रुपी कहते हैं, फ्रेंच एडवर्टाइजिंग एजेंसी है ये। इसे दुनिया की ओल्डेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज
का भी एजाज़ हासिल है, लेकिन सही मायनों में इसने 1926 में अपने काम का आगाज़ किया था। ठीक है जी। डिजिटल स्पेशलाइजेशन है इसके पास, देखिए डिजी टैक्स, रेफ्रेश एंड कैप्सेंट इसके मेन स्ट्रेंथ है। मीडिया वेस्ट, दैनिक ऑप्टिमिडा, और इसके सेपरेट यूनिट्स हैं। ये मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करती है ये एजेंसी। इसकी वेबसाइट का एड्रेस आपको मिल जाएगा, अगर आप इसके बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो इसका एड्रेस आपको इस जगह से मिल जाएगा। याद रहे ये फ्रांस की एक मशहूर तरीन एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, साची एंड साची। ठीक है, इसी ग्रुप के अंडर द अम्ब्रेला काम करती हैं। लियो बर्नेट भी इसी के साथ है। तो इसके पास बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के साथ साथ बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ये समझ लीजिए इसी के साथ हैं या इसी के साथ एफिलिएशन है या इसी के ऑनरशिप में काम करती हैं। आप कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। डेंशो जापान की एजेंसी है, मल्टी कल्चरल फ़िलासफ़ी पे बिलोंग करती है। डिजिटल कम्युनिकेशन इसकी स्ट्रेंथ है। लंदन में भी इसके ऑफिसेज हैं, 3-4 जगह पे लंदन में इसके ऑफिसेज हैं। और जापान का 30% एडवर्टाइजिंग कैंपेन इसी के पास आती हैं। दुनिया में 5वीं बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और दुनिया की 10 बेहतरीन एजेंसीज में इसका शुमार होता है। ठीक है जी। न्यूयॉर्क एजेंसी मैक्रे पेलन को भी इसी ने ख़रीदा। इसकी वेबसाइट के सामने है। तो दुनिया की 5वीं बेहतरीन एजेंसी दरअसल जापान से ताल्लुक़ रखती है। एशिया में स्पेशली ताइवान वाले साइट पे, साउथ कोरिया वाली साइट पे इसका बड़ा नाम है। तो बड़ी बड़ी क्रिएटिव कैंपेन इस एजेंसी के पास से निकलकर सामने आई हैं। हैवॉस ये भी फ्रेंच है और एरो RSCG के नाम से भी जानी जाती थी 1912 तक 2012 तक। इसके पास छोटे क्लाइंट से लेके बड़े क्लाइंट मौजूद हैं। इस कंपनी की ख़ास बात यह है कि कभी ये छोटे क्लाइंट को इग्नोर नहीं करती और छोटे क्लाइंट को भी बड़े क्लाइंट के बराबर अहमियत देती है। इसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि कई मुल्कों में इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। इसकी तकरीबन आखिरी स्टैटिस्टिक्स तक 316 ऑफिसेज हैं 75 कंट्रीज 75 कंट्रीज़ में। ठीक है जी। RSCG को एक नए नाम से इसने शुरू किया, BETC के नाम से
बीटीसी के नाम से इस एजेंसी को शुरू किया। वर्ल्ड वाइड इसका ग्रे ग्लोबल दुनिया की 7वीं बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। देख लीजिए 1917 में 18 साल नौजवान लॉरेंस वेंसेंटन ने शुरू की थी, एक स्टूडियो से इसकी शुरुआत की थी और आज ये दुनिया की टॉप 10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में शामिल होती है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और ग्रे एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग इंटरेक्टिविटी पे फोकस करती है। दुर्गा 5 न्यूयॉर्क में, ये भी न्यूयॉर्क बेस्ड है। इसकी एक दिलचस्प स्टोरी है इसके नाम की, ठीक है जी। छठी औलाद के नाम से माखूज है। पहले ये सिलाई से रिलेटेड, सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड इसकी शुरुआत हुई थी, फिर ये बाद में इसका एक नया ऑफिस बन गया। ये ज़्यादातर ट्रेडिशनल मीडिया पे फोकस्ड है, डिजिटल पे भी फोकस करता है, बट बीटीएल से ज़्यादा एटीएल पे दुर्गा 5 का रुझान ज़्यादा है। दुर्गा 5 ज़्यादातर ट्रेडिशनल मीडिया यानी एटीएल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। आइए दुनिया की नवी बड़ी एजेंसी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सी है। BBDO। ये एजेंसी ज़्यादातर अपने क्रिएटिव वर्क की वजह से पहचानी जाती है और इसका मेन फिलॉसफी या जिसकी मेन ख़ास बात जो है वो इसका क्रिएटिव वर्क है। कहा जाता है BBDO के क्रिएटिव टीम या इसके क्रिएटिव डायरेक्टर को उस वक्त तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक वो 3 से 4 मरतबा चीज़ों को चेंज नहीं करवा देता। इस एजेंसी की एक और ख़ास बात यह है कि इसके दुनिया भर में 81 मुल्कों में 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और 289 इसके ऑफिसेज़ हैं। इसका मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा शेयर है। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी ख़ास बात यह है कि ये क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, क्रिएटिव इम्प्लीमेंटेशंस पर बहुत ज़्यादा, कॉपी के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, यूनिकनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इसीलिए इसको दुनिया की टॉप 10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में कंसिडर किया जाता है। Y&R यंग एंड रॉबिकम दुनिया की 10वीं बड़ी एजेंसी फिलाडेल्फिया के अंदर इसने बहुत छोटे से दफ्तर से अपने काम का आगाज़ किया था न्यूयॉर्क में। बाद में 1926 में न्यूयॉर्क में भी फिलाडेल्फिया में छोटे से दफ्तर से आगाज़ हुआ, याद रहे, और न्यूयॉर्क में पहली दफ़ा दफ्तर बना 1926 में। इसकी कंपनी की ख़ास बात डिजिटल ही है। 1978 में सही मायनों में ये एक फुल फ्लैश एडवर्टाइजिंग एजेंसी के तौर पर सामने आई और ये उन इब्तदाई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में से एक है जिन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के बिजनेसेस को यकसा तौर पर इम्पोर्टेंस दी और बराबर की इन्वेस्टमेंट की और बराबर का काम दिया।
तो ये आज की क्लास हमारी दुनिया की टॉप 10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के बारे में थी। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपने दोस्त, अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को आइंदा की क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।